हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का जो एग्जाम है हमारा नजदीक है, तो आप लोग की तैयारी तो सीटेट में बहुत बेहतर चल रही होगी। उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोग की तैयारी और बेहतर हो जाए, आपका स्कोर और बढ़ जाए। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, सीटेट से जो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ चुनिंदा शब्द को लेकर के आप लोग के सामने आए हैं, जिससे आप लोग देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और उनका सही जानकारी ना होने पर आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये शब्द कौन कौन से हैं। जैसे हम ये जो आज के शब्द लिए हैं, ये हमारे पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वहां से हम उठा करके लाए हैं। तो आप लोग देखेंगे जैसे कि हमारा पहला शब्द क्या है, संक्रिया है। ठीक है, एक शब्द हमारा सीटेट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछता है संक्रिया करके, और उसमें क्या करता है और सब चीजें बढ़ा करके हमारा क्वेश्चन में दे देता है। तो आप लोग उसको क्या करते हैं जो नहीं जानते हैं वो गलत कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि संक्रिया क्या होता है। किसी वस्तु जैसे खिलौने आदि के विकृत रूप को पहले जैसा करने की प्रक्रिया संक्रिया कहलाती है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई बच्चे का खिलौना है, वो टूट जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको जो है फिर पहले जैसा बना लेते हैं। या आजकल के खिलौने जो आते हैं वो क्या होता है दोस्त कि जैसे मान लीजिए उसको तोड़ करके फिर जोड़ करके बनाने वाला होता है, तो बच्चे वो बना ले जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया हमारी संक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा शब्द क्या है, जीववाद है। जीववाद आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे के अपने आसपास की वस्तुओं को जीवित समझने का भ्रम जीववाद कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है, आप लोग देखते होंगे कि कुछ बच्चे क्या होता है कि वो कुछ खिलौने लिए रहते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए उनके खिलौने में मान लीजिए एक कुत्ता है या हाथी है या घोड़ा है, कुछ भी है, तो उसको अपने पास बुलाते हैं। उसको क्या करते हैं कि अपने जैसा जीवित समझने का उनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। तो उसी भ्रम को हम लोग क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। उसके बाद हम तीसरा शब्द देखेंगे कि वस्तु अस्थायित्व। अब वस्तु अस्थायित्व क्या है कि वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो गई हो, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो कोई वस्तु खेल रहा होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको उससे छीन करके उसको छुपा देते हैं। तो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है, क्योंकि जब आप जहां छुपाते हैं वही जो खेल रहा होता है उसका प्रतिबिंब उसके दिमाग में बनता रहता है, तो वही सोच करके वो रोता रहता है। तो इसमें क्या कहा है, वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो गई हो, मतलब आप भले ही उसकी आंखों से वस्तु को हटा दिए हैं, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब उसके दिमाग में रहता है। तो वही क्या होता है, हमारा वस्तु अस्थायित्व होता है। ठीक है, अब अगला आता है आत्म केंद्रता। इसमें क्या होता है, जो बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं वह दूसरे की दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते, सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण को सही समझते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, वो कुछ भी खिलौना हो गया, कुछ भी मम्मी के साथ जाने का या कुछ भी क्या होता है, वो लोग जिद करने लगते हैं। तो वे बच्चे जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं उनको घुमाने ले गए और उनको कोई चीज पसंद आ गई, तो वो क्या करते हैं कि वो उसमें जिद करने लगते हैं कि हम वो चीज लेंगे, और ये नहीं देखते कि हाँ पापा के पास पैसा है या नहीं है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, आत्म केंद्रता कहलाता है। ठीक है, अब पांचवा क्या है हमारा, अविलोमिता। जैसे अविलोमिता मतलब क्या है, शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर वापस ना लौट पाना अविलोमिता है। ठीक है, पहले हम इतना पढ़ेंगे कि शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर वापस ना लौट पाना अविलोमिता है। जैसे क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और हम उनको क्या करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा यही शब्द है, मान लीजिए 3+2 = 5। ठीक, जब हम बच्चे को ये चीज सिखाते हैं तो 3+2 जोड़ करके तो हमारा 5 ले आता है, लेकिन दोबारा अगर हम उससे पूछते हैं कि 5 कहाँ से आया, तो वो नहीं बता पाता है। तो ये चीज हमारी क्या कहलाएगी, अविलोमिता कहलाएगी। लेकिन इसमें एक चीज और आप लोग देखेंगे कि जबकि वापस लौट पाना विलोमिता है,
लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो बड़े होते हैं या मतलब जो थोड़ा होशियार होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये हमारा 5 कहाँ से आया है। तो वो लोग क्या होता है तुरंत बता देंगे कि ये 3 और 2 से मिल करके बना है। वही चीज जो बच्चे जान जाएंगे और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलोमिता कहते हैं। और जो नहीं जान पाएंगे वो सिर्फ 2 3 और 2 5 बनाना जानते हैं और 5 कहाँ से आया फिर दोबारा उसको भूल जाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा अविलोमिता कहलाता है। और उसको दोबारा जान जाना कि मतलब 5 कहाँ से आया, वो हमारा क्या होता है, विलोमिता होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब छठवां शब्द हमारा क्या है, संरक्षण का अभाव। अब ये क्या है, जैसे किसी वस्तु के पुराने आकृति में परिवर्तन करके नया आकृति दे देने पर पुरानी आकृति को भूल जाना। इसमें क्या कह रहा है, संरक्षण के अभाव में कि कोई वस्तु है उसकी आकृति में आप परिवर्तन कर दिए और बच्चा क्या होता है कि उसकी पुरानी आकृति को भूल जाता है और जो नई आकृति बनती है सिर्फ उसको याद करने लगता है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, संरक्षण का अभाव कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एफ है, यही एक अक्षर हम ले लिए एफ। इससे हम फिर आगे क्या किए, एफ में एक लाइन खींच के इसको ई बना दिए। तो बच्चा क्या होता है कि ई को ध्यान में रख लेता है और यफ को भूल जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, संरक्षण का अभाव। ये दोनों आपस में थोड़ा बहुत मिलते हैं, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान रखें, अविलोमिता और संरक्षण का अभाव कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खाते हैं। तो बच्चा क्या होता है, एफ के बाद ई बन गया तो क्या होता है कि ये एफ को भूल जाता है और सिर्फ ई को याद करता है। ये क्या होता है, हमारा संरक्षण का अभाव होता है। इसमें एक और एग्जाम्पल है, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारा। जैसे मान लीजिए एक क्या है, हमारा ग्लास है, ठीक है। इसमें एक ग्लास है, यही इसमें हम हैंडल लगा दिए तो ये हमारा क्या बन गया, कप बन गया। ठीक, एक गिलास है और उसमें क्या किया, हम हैंडल लगा दिए, ये कप बन गया। तो बच्चा पहले क्या देखा था, यहाँ पे आप लोग हैंडल हटा के देखेंगे कि बच्चा पहले देखा ये गिलास है, लेकिन क्या हुआ कि जब हम इसमें हैंडल लगा दिए तो ये कप बन गया। तो बच्चा क्या करेगा, गिलास को भूल जाएगा और सिर्फ कप को याद करेगा। तो ये प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, संरक्षण का अभाव कहलाता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो लोग जान जाते हैं, मतलब क्या उसके अंदर पहले की भी आकृति वो उनके दिमाग में फीड रहती है। तो वो प्रक्रिया हमारी संरक्षण कहलाती है। उसको हम अभी आगे देखेंगे कि संरक्षण क्या होता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। आइए हम कुछ और शब्दों को लिख करके आपको समझाते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले शब्द पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला शब्द क्या है। इसमें क्या है, कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध, आइए इसको हम समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा समझ जाता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे पंखे के चलने का कारण बिजली का आना है, ठीक है। कार्य कारण संबंध का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्त, बच्चा समझ जाता है कि जो भी हमारा कार्य हो रहा है उसको होने का कहीं ना कहीं कोई कारण है। जैसे क्या होता है, हमारा पंखा चलने लगता है तो उसका कारण क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे जान जाता है कि इसका कारण क्या है कि जब बिजली आई और हम बटन को ऑन किए तो हमारा पंखा चलने लगा या बल्ब हमारा जलने लगा। तो बल्ब के जलने का कारण क्या है, वो है लाइट का आना है। तो यही हो जाता है हमारा कार्य कारण संबंध। इसमें हमारे बहुत से उदाहरण आते हैं। जैसे हमारा कपड़े का सूखना क्या है, कपड़ा हमारा कब सूखता है, जब उस पर धूप पड़ती है। तो कपड़े के सूखने का कारण है धूप का उस पर पड़ना। ये हमारा हो जाता है कार्य कारण संबंध हो जाता है। फिर हमारा अगला शब्द क्या है, वर्गीकरण। इसमें क्या कह रहा है कि समानता या अंतर के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना। इसका क्या मतलब है, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, वो जान नहीं पाता है कि जैसे मान लीजिए आप पहले उसको क्या दिखाएं, एक बकरी का बच्चा देखा तो उसमें वो देखा कि उसके 4 पैर हैं, 2 कान है, एक मुंह है, पूंछ है। तो वो समझ गया कि हाँ, उसको आप बताए कि ये बकरी का बच्चा है। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि बच्चा वहीं एक कुत्ते का बच्चा देख लेता है तो उसमें भी वो देखता है कि उसके भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है, 2 कान है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उसी को अगर बच्चा
समानता और अंतर के आधार पर बच्चे अगर समझ गए, जैसे मान लीजिए कि ये समझ गया कि ये बकरी का बच्चा है और ये कुत्ते का बच्चा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये वर्गीकरण कहलाता है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, समानता और अंतर के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग से उनको वर्गीकृत कर देते हैं कि ये जान जाते हैं कि ये चीज है और ये चीज है। तो ये हमारा हो जाता है वर्गीकरण। फिर आता है हमारा केंद्रीकरण। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु की केवल एक ही पक्ष तक सीमित रहना। ठीक। अब केंद्रीकरण का मतलब क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के केवल एक ही पक्ष तक सीमित रहना। इसका क्या मतलब है, जैसे क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो घर में दादी माँ होती है या कोई भी होता है, मम्मी होती है, हमको गिलास में दूध देती है। तो एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है, या एक बड़ी बहन होती है, छोटी बहन होती है। तो क्या होता है, छोटी बहन को अगर मान लीजिए हम क्या हुआ कि लंबे गिलास में यहाँ तक दूध भरकर दे दिए, और उसमें क्या होता है कि और बड़े भाई को हम कुछ यहाँ पे इस तरह से गिलास है, उसको यहाँ तक दूध भर करके दे दिए, तो वो क्या होता है कि अपने बड़े भाई को उसमें चिढ़ाता है कि देखिए हमको मम्मी हमारी ज्यादा दूध दी है। वो क्या करता है कि बच्चा क्या होता है, वो सिर्फ इसकी लंबाई देखता है कि इसकी लंबाई देखा कि इसमें हमारे में तो बहुत ज्यादा दूध है, लेकिन ये इसकी चौड़ाई नहीं देख पाता है। तो इसमें क्या कहलाता है, ये केंद्रीकरण कहलाता है। मतलब क्या कि बच्चा चौड़ाई नहीं देख पाया। आप लोग जानते हैं कि जब गिलास चौड़ा रहेगा तो उसमें ज्यादा दूध आएगा, और जब गिलास पतला रहेगा तो उसमें कम दूध आएगा। तो बच्चा ये नहीं जान पाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। ठीक। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होता है, किसी वस्तु के अनेक पक्षों पर फोकस करना। जैसे यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यही है हमारा क्या, ग्लास वाला एग्जाम्पल, कि जब बच्चा समझ जाता है कि हमारा ग्लास जो है वो भले ही लंबा है, लेकिन दूध इसमें और इसमें बराबर है, क्योंकि ये ग्लास क्या है, पतला है, और ये ग्लास चौड़ा है। ग्लास पतला रहने की वजह से इसमें दूध की ऊंचाई ज्यादा है, और गिलास की चौड़ा रहने पर इसकी में दूध की ऊंचाई क्या है, कम है। जब बच्चा ये जान जाता है तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, विकेंद्रीकरण कहलाती है। अब आइए हम देखते हैं अपने अगले शब्द पे, मानसिक निरूपण। इसमें क्या होता है, वस्तु के सामने ना होने पर भी मस्तिष्क में उसकी आकृति उभार लेना। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि अचानक कोई चीज याद आ जाता है जो हम रास्ते में देखे रहते हैं, या कोई बच्चा है मान लीजिए कहीं मेले में गया या घूमने गया, तो उसका कहीं जिक्र हो रहा है, तो बच्चे से पूछा जाता है कि क्या उसको देखे हो, तो बच्चा क्या होता है, अपने मस्तिष्क में उसकी आकृति हूबहू जब बन जाती है, तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, मानसिक निरूपण कहलाती है। कि इसमें क्या होता है कि वस्तु के सामने ना होने पर आप लोग क्या होता है, वस्तु कहीं और देखे हैं लेकिन उसका इमेजिन अभी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा मानसिक निरूपण हो गया। ठीक। अब अगला हमारा क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है कि बच्चे जो कार्य सीख लेते हैं उसको बार बार दोहरा कर खुश होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर उनको कोई शब्द याद आ गया, जैसे मान लीजिए पापा कहना सीख लिए, तो बार बार वो पापा कह के खुश होते हैं। या मान लीजिए ताली बजाना सीख गए, तो क्या होगा कि वो लोग वही ताली बजा करके खुश होते रहते हैं। यही प्रक्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। कि इसमें क्या होता है, बच्चे क्या होता है, कोई एक चीज सीख लेते हैं और वही क्रिया बार बार करते रहते हैं। ठीक। अब हमारा आ गया अगला शब्द, स्कीम्स। स्कीम्स क्या है, किसी कार्य को करने का निश्चित तरीका या निश्चित पैटर्न स्कीम कहलाता है। अब आप लोग स्कीम से तो बहुत बढ़िया से परिचित होंगे कि जैसे आप लोग कोई कार्य करने जाते हैं, मान लीजिए पेपर देने जाते हैं, तो एक स्कीम बनाते हैं कि आज हमको क्या करना है, कल हमको क्या करना है। इसी तरीके से वो क्या होता है, एक निश्चित तरीके से बनाते हैं कि हमको आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कल वो सब्जेक्ट पढ़ना है। यही हमारा क्या हो जाता है, स्कीम्स हो जाता है। उसको एक निश्चित तरीके से करना क्या हो जाता है, वो स्कीम्स हो जाता है। तो ये रहे हमारे शब्द। आइए कुछ और शब्द हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो आइए हम अब अपने अगले शब्द को देखते हैं। हमारा अगला शब्द क्या है, स्कीमा। इसके पहले हम क्या पढ़े हैं, स्कीम पढ़े हैं, और अब हम पढ़ेंगे स्कीमा।
दोस्त स्कीम और स्कीमा क्या है, ये दोनों में हम समझ लीजिए जमीन आसमान का अंतर है। आइए हम दिखाते हैं कैसे। जैसे स्कीम क्या होता था कि स्कीम होता था कि किसी कार्य को करने का निश्चित तरीका जो होता था वो हमारा क्या होता था, वो एक स्कीम्स होता था। लेकिन स्कीमा क्या है, स्कीमा को हम प्रारूप भी बोलते हैं। और बच्चे जहां पर सहेज कर अपनी जानकारियों को रखते हैं वही स्कीमा कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे क्या होता है कि बच्चे होते हैं या आप होते हैं, क्या होता है कि हम अपनी जानकारियों को एक फोल्डर के रूप में रखते हैं। जैसे हमारा मोबाइल में फोल्डर होता है कि म्यूजिक का सिस्टम अलग होता है, वीडियोज अलग होते हैं, फोटोज अलग होते हैं। वैसे हम क्या होता है कि हम जो मनुष्य होता है वो किसी जानकारी को, जैसे मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ते के बारे में एक अलग तरह से मतलब जानकारी जो है उसको रखेगा, और बिल्ली है उसको अलग तरीके से उसकी जानकारी एक अपने दिमाग में ही एक स्कीमा मतलब फोल्डर बना के उसको अलग अलग रखता है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा क्या है स्कीमा, उसी को हम क्या कहते हैं स्कीमा कहते हैं। मतलब क्या है कि जानकारियों को, जो हमारे अंदर जानकारियां हैं उनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करके रखना अपने मस्तिष्क में, वही हमारा क्या कहलाता है स्कीमा कहलाता है। और इसमें एक चीज आप लोग और देखेंगे कि स्कीमा जो होता है, जैसे बच्चे होते हैं तो इसका स्कीमा जो है कम जटिल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़े होते हैं आप लोग का स्कीमा भी जटिल होने लगता है। जैसे मतलब आप लोग ये मान लीजिए कि जब बच्चा छोटा है तो उसको कम जानकारी होती है, लेकिन जब आप लोग बड़े होते हैं तो आप लोग को जानकारी अधिक होती है, आप लोग का स्कीमा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वो क्या होता है कि उम्र के साथ हमारा स्कीमा क्या होता है वो जटिल होते हुए चला जाता है। ये हमारा क्या होगा स्कीमा होगा। दोस्त अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, और जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आइए अब हम अपने अगले संगठन देखते हैं। अगला हमारा शब्द क्या है, संगठन है। ये क्या है, दो स्कीमा का आपस में संगठन। मतलब क्या होता है कि कोई दो स्कीमा है, मतलब कोई दो फोल्डर है उनका आपस में संगठन हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। इसमें बस आपको इतना ही जानना है। फिर हम आते हैं अनुकूलन। ये दोस्त सीटेट के लिए आप लोग इसको इम्पोर्टेंट करके रखेंगे। यहाँ से हर हर सेट में आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तक जो है यहाँ से हमारा दे देता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। अनुकूलन क्या है, अनुकूलन में क्या लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा नई जानकारी तथा पुरानी जानकारी में सामंजस्य बनाता है। ठीक, जैसे क्या है कि बच्चे के पास कोई पुरानी जानकारी है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई कौवा है, वो बच्चा देखा है, और क्या करता है फिर बच्चा दूसरे दिन क्या किया, कोयल को देखा। ठीक, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा नई जानकारी तथा पुरानी जानकारी में सामंजस्य बनाता है और उन दोनों को देख करके आपस में सामंजस्य बनाता है, तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। लेकिन इसमें हमारा अनुकूलन में यह दो प्रकार का होता है। अनुकूलन जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। अभी आप लोग बड़े अच्छे से इसको समझ जाएंगे कि जैसे पहला हमारा क्या है कि समावेशन, और समावेशन को ही क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, बिना अंतर किए नई जानकारी में पुरानी जानकारी जोड़ लेना। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोग देखते हो कि बच्चा, जैसे अभी हम एग्जांपल लिए हैं कि बच्चा आज क्या हुआ, कौवे को देखा है, कल क्या देखा, कोयल को देख लिया मान लीजिए, तो कौवा भी काला होता है और कोयल भी हमारी क्या होती है, काली होती है। तो इसमें क्या कह रहा है, बिना अंतर किए, मतलब उनके सिर्फ रंग को देख करके बच्चा क्या किया, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ करके कौवे को, मतलब कौवा जो है उसको तो कौवा बोल ही रहा है, कोयल को भी कौवा बोल दिया। तो ये हमारा क्या है, समावेशन है। वो क्या किया है कि पुरानी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, वो काला रंग देख करके कोयल को कौवा बोल दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, समावेशन हो गया। लेकिन हमारा दूसरा शब्द जो है वो है समायोजन। पुरानी जानकारी तथा नई जानकारी में विरोध होने पर नए तरीके से अंतर करना समायोजन कहलाता है। मतलब क्या है कि अब हम वही उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कौवा है,
बैठा है, लड़का देखा, बच्चा मतलब है कोई, वो देखा, वो कहा कि मतलब इसका रंग काला है, तो वो कल जब कोयल देखेगा तो वो कहेगा कि वो कोयल भी क्या है, हमारी कौवा है। तो क्या हो जाएगा, ये समावेशन हो गया। लेकिन जब कौवा बोलेगा और कोयल बोलेगी, तो उन दोनों की बोली के आधार पर क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि पुरानी जानकारी तथा नई जानकारी में विरोध। विरोध कब होगा कि जब कौवा भी बोलेगा और कोयल भी बोलेगी, तो उसकी जानकारी में विरोध होगा कि मतलब अगर ये कौवा है तो ये दूसरी तरह से एक दोनों क्यों बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि वो उन पर एक नया रिसर्च करेंगे और नए तरीके से अंतर करना समायोजन कहलाता है। उनपे वो अंतर कर लेंगे या किसी से पूछेंगे कि ये अलग अलग क्यों बोल रहे हैं। तो बच्चे क्या होता है, आप लोग जानते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और वो लोग नई जानकारी को उसमें ऐड करके उनका क्या करेंगे, अलग अलग कहेंगे कि ये कौवा है और ये कोयल है। तो ये प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला शब्द हमारा आता है संतुलन या साम्य धारण। इसका क्या मतलब है, जब बालक की जानकारी में कोई विरोध ना हो। इसका मतलब क्या है कि बालक जो होता है, जैसे आप सब हैं कि आप लोग अगर कौवा देखे तो कौवा समझ जाएंगे, कोयल देखे कोयल समझ जाएंगे, या मान लीजिए बकरी का बच्चा देख लिए तो आप लोग देखेंगे कि वो बकरी का ही बच्चा है। कुत्ते का बच्चा देख लिए, मतलब पिल्ला देख लिए, तो आप लोग कहेंगे हाँ ये कुत्ते का बच्चा है। तो ये क्या होता है कि जब आप इस स्टेज में पहुंच जाएंगे कि आप लोग का जो स्कीमा है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, तो हमारा क्या, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संतुलन या साम्य धारण कहलाएगी। तो आई होप आप लोग इन शब्दों को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे, आप लोग को हर चीज समझ में आ गया होगा। आप लोग इन सब को जिस तरह से हम लिखाए हैं इनको लिख भी लेंगे एक शार्ट नोट में, और जब आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जाएं उससे पहले इसको बढ़िया से तैयार करके जाएंगे, तो आई होप आप लोग का स्कोर भी कुछ न कुछ बढ़ेगा। और कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में सीटेट के कुछ अन्य शब्द या अन्य इंपॉर्टेंट चीज में, जिससे आप लोग का क्या हो सके, सीटेट में स्कोर बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।